तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लड़की को देखते हैं कि जिससे पत्थर तोड़ा जाता है उस हथियार को लेकर वो लड़की के गले में भोंक देती है, जिसकी वजह से लड़की की उसी स्थिति में मौत हो जाती है। अब जांच पड़ताल के लिए हम देखते हैं कि निक और गस दोनों वहां पर पहुंचते हैं। तब वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि मरने वाला शख्स एक सिंगर है। इसके अलावा उसके पास करोड़ों की संपत्ति भी है। इसके अलावा इसके पास कोई इसकी खास फैमिली भी नहीं थी। अब पुलिस को यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि आखिरी रात को इसे कैथिन के साथ देखा गया था। अब निक और गस पूछताछ के लिए उस लड़की के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब निक वहां पहुंचने के बाद कैथिन के घर पर देखता है कि उसके घर पर कई साल पुराना पेपर रखा हुआ है। इसमें उसकी वही खबर छपी होती है जिसमें वो नशे में आकर कई सारे टूरिस्टों को गोली से हत्या कर दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब कैथरीन को उसके घर से पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब यहाँ लाने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो कैथरीन जानबूझकर वहाँ पुलिस वालों को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने लगती है और इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल रात हुए कत्ल में और इस लड़की के बीच क्या संबंध हो सकता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि कैथरीन एक खास तरह की राइटर भी है और उसकी आखिरी किताब लगभग 6 महीने पहले पब्लिश की गई थी और उसकी इस बुक में हूबहू वैसे ही मर्डर का एक जिक्र है जैसा उसने कल रात को किया था। अब हम देखते हैं कि कैथरीन से लाख पूछताछ होने के बाद पुलिस वाले उससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, जिसके बाद अब कैथरीन को ले जाकर उसका लाइट टेस्ट किया जाता है और इस बार भी वो बेगुनाह साबित होती है और झूठ बोलकर बच जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसे छोड़ते दौरान निक को हिदायत दिया जाता है कि उस लड़की के ऊपर खास नजर रखी जाए, जिसके बाद हम देखते हैं कि निक उस पर कपड़े बदलते वक्त भी नजर बनाए हुए था। जिसके बाद वो फिर घर वापस आ जाता है, जिसके बाद उसकी काउंसलर भी घर पर आ जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि डॉक्टर बेथ और निक के बीच एक संबंध चल रहा होता है जो जिस्मानी तौर पर था, लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि निक सेक्सोफोबिया से काफी ज्यादा ग्रसित है। जिसके बाद वो डॉक्टर बेथ के साथ जबरदस्ती सब कुछ करता है और इस बात से इनका झगड़ा भी हो जाता है। इस बीच हमें पता चलता है कि कैथरीन की दोस्ती एक रेक्सी और एक बूढ़ी औरत के साथ भी है। यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल के दौरान पता पाती है कि रेक्सी ने अपने दोनों भाइयों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके अलावा उस बूढ़ी औरत ने भी अपने दोनों बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ सबकी हत्या कर दी थी। अब इतना सब कुछ पता कर लेने के बाद निक फौरन कैथरीन के घर पर पहुंचता है और वहां पर कैथरीन उसे बिना कपड़ों के दिखाई जाती है। जिसके बाद जब वो उसके घर में घुसता है तब उसे पता चलता है कि कैथरीन के डेस्क पर काफी ज्यादा न्यूज़पेपर हैं और उन सारे पेपर्स में बस उसकी ही न्यूज छपी होती हैं। जिस पर निक उससे पूछता कि आखिर तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ क्यों जानना चाहती हो। तब उसे बताती है कि मैं एक राइटर हूँ और मेरी अगली कहानी एक कॉप के ऊपर है कि वो किस तरह से बहुत सारे टूरिस्टों की हत्या कर देता है। तब यहाँ पर निक उसे बताता है कि तुम्हारी पिछले की 2 पुस्तकें जिसमें एक बच्चा अपने माँ बाप की हत्या को दुर्घटना साबित करने की कोशिश करता है और तुमने भी अपनी माँ बाप की हत्या को दुर्घटना का नाम दिया था, तो मुझे बताओ क्या वो कत्ल तुमने सच में किया था। तब यहाँ पर कैथरीन उसे बताती है कि मैंने एक और हत्या भी की है। यहाँ पर वो बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन उसकी मौत रिंग में होती है। आखिर तुम कैसे साबित कर पाओगी कि वो हत्या मैंने ही की। तब यहाँ पर निक उससे पूछता है कि तुम ये साबित कैसे कर पाओगी कि उन सारे टूरिस्टों की हत्या मैंने की थी। तो तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए कि ना तो तुम गलत हो ना ही मैं। जिसके बाद हमें निक और कैथरीन को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि रॉक्सी भी वहां पर आ जाती है। रॉक्सी और कैथरीन के बीच लेस्बियन जैसा रिश्ता था। ये देखने के बाद रॉक्सी काफी चिढ़ जाती है कि वो किसी और मर्द के साथ ऐसा क्यों कर रही है और तभी वो मौका पाकर निक को गाड़ी के नीचे लाकर कुचल देती है। लेकिन यहाँ पर निक बच जाता है और अंततः रॉक्सी मारी जाती है। जिसके बाद रॉक्सी की मौत पर कैथरीन कहती है कि मेरी कोई भी दोस्ती किसी लड़की से ज्यादा दिन तक नहीं चली है। अब निक के पूछने के बाद कैथरीन बताती है कि मेरी एक और दोस्त हुआ करती थी और कॉलेज में मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। जिसके बाद अचानक से उसने मेरी नकल करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो मेरे जैसे बाल, मेरे जैसी ड्रेस, मेरे जैसी सैंडल भी पहनना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि उसने मेरा नाम भी कॉपी कर लिया था। जिसके बाद मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई। जिसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में निक सीधा पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। जिसके बाद वो पता करता है कि क्या कैथरीन ने कभी कोई केस दर्ज करवाई थी किसी लड़की के ऊपर। तो यहाँ पर उसकी बात सच हो जाती है, उसने सच में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यहाँ पर निक को पता चलता है कि जिस लड़की के खिलाफ उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसका नाम होवरमैन होता है। जिसके बाद निक उसको अपने सिस्टम में ढूंढने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बेथ ही थी। जिसके बाद अब निक पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि निक फौरन डॉक्टर बेथ के घर पर पहुंचकर उससे पूछताछ शुरू कर देता है कि तुमको शुरू से ही सारी बातें पता थी। तब बेथ बताती है कि मैं सच में नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे और कैथरीन के संबंध से मेरा पति बिल्कुल खुश नहीं था। लेकिन तभी उसका कोई एक दिन आकर मर्डर कर देता है, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पास्ट फिर से मेरे सामने आ जाए। जिसके बाद हम निक को अकेला देखते हैं जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि आखिर कातिल कौन है। हम देखते हैं यहाँ पर वो सोच ही रहा होता, तब तक वहाँ पर गस आ जाता है। यहाँ आकर वो बताता है कि कैथरीन की एक और क्लासमेट थी, उसने मुझे फोन करके एक होटल पर बुलाया है
और वो फ़ोन करके मुझे ये भी बताती है कि कॉलेज में एक प्रोफेसर भी हुआ करता था जिसका भी मर्डर हूबहू उसी तरह से हुआ था जिस तरीके से उस सिंगर का हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक और गस दोनों होटल के लिए फौरन निकल पड़ते हैं। जिसके बाद गस उसकी क्लासमेट से मिलने के लिए होटल के अंदर चला जाता है और निक उसका इंतजार नीचे कार में बैठकर करता है। अब हम देखते हैं कि गस लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाता है और जैसे ही उसका दरवाजा खुलता है छत पर, उसी दौरान गस के ऊपर कोई लड़की हमला कर देती है और उसकी हत्या भी उसी बर्फ तोड़ने वाले चाकू से की जाती है। अब यहाँ निक को कोई बात पता चल जाती है जिसकी वजह से वो उसे बचाने के लिए फौरन उसकी तरफ जाता है, लेकिन उसके पहुंचने तक वो मर जाता है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से डॉक्टर बेथ पहुंच जाती हैं, जिससे देखने के बाद निक को लगता है कि शायद कत्ल इसने ही किया है। जिसके बाद बेथ पॉकेट में हाथ डालती है और कुछ वो निकालने ही वाली थी, तब तक निक उसके ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से बेथ की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जब निक जाकर उसकी जेब चेक करता है तो उसमें रूम की चाबी होती है। यहाँ पर निक को पता चल जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जहाँ पर पुलिस वालों को लिफ्ट में नकली बाल और बर्फ तोड़ने वाले चाकू और गोलियों के कुछ निशान मिलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब पुलिस डॉक्टर बेथ के घर की जांच कर रही होती है। जिसके बाद पुलिस वालों को उसके घर में बहुत सारी किताबें मिलती हैं जो कि कैथरीन ने स्वयं लिखी थी। इसके अलावा कॉलेज की फोटो और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे साफ इशारा होता है कि ये सारे कत्ल डॉक्टर बेथ ने ही किए थे। और अब हमें कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि निक और कैथरीन आपस में इंटीमेट हो रहे हैं और इसी दौरान कैथरीन का हाथ बेड के नीचे रखे चाकू की तरफ जाता है। इससे हम साफ जान पाते हैं कि ये सारे कत्ल बेथ ने नहीं बल्कि कैथरीन कर रही है और अब वो इसे भी मारने वाली है। लेकिन तब तक हमारी कहानी का एंड हो जाता है।